नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप या प्रकार कौन कौन से हैं जिनका अस्तित्व दुनिया भर के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं या शासन व्यवस्थाओं में देखा जाता है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब हम लोकतंत्र पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ किसी देश की शासन व्यवस्था नहीं है। हमने पढ़ा था कि यह जीवन चरित्र है, यह मनोवृत्ति है लोगों की, और यह सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। और बाद में हमने पढ़ा था कि चूंकि इन सब पर अब प्रभाव एक देश की शासन व्यवस्था पर, शासन व्यवस्था द्वारा होने लगा है, तो हमने कहा था कि वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र की भावना के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपने देखा होगा कि राज्य की भूमिका वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य में दुनिया भर में राज्य की भूमिका बढ़ रही है, लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी बढ़ रही है, लोगों के व्यवहार में बढ़ रही है, समाज के विभिन्न संबंधों में बढ़ रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे सामाजिक संबंधों में सती प्रथा, बाल विवाह, ये सभी समस्याएं थी और ये समाज में स्थायी रूप से विद्यमान थी। दहेज प्रथा तो आज तक विद्यमान है, लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं को पलटने और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए शासन ने कदम बढ़ाया, सरकार ने कदम बढ़ाया। राज्य के अंतर्गत कानून बनाए गए और उन कानूनों के माध्यम से ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं को समाप्त करने का बीड़ा उठाया गया। साथ ही वे व्यवस्थाएं जो समाज में नहीं थी और एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक थी, उन व्यवस्थाओं को भी हमने स्वीकार किया। जैसे कि महिलाओं को भारत में द्वितीय दर्जे का समझा जाता था, महिलाओं को पुरुषों के अधीन समझा जाता था, तो महिला समानता। इसके अलावा जो SC ST समुदाय, दलित समुदाय है, जो लंबे समय से शोषण का शिकार था, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए भी राज्य ने कदम उठाए। संविधान बना, विभिन्न कानून बने और उनको मुख्य धारा में लाया गया। और जो छुआछूत था, इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां थीं, उनको हमने दूर किया। तो ना सिर्फ हमने इन बुराइयों को समाप्त किया, बल्कि वे सभी व्यवस्थाओं को भी इजाद किया जिनकी हमारे एक प्रगतिशील समाज बनाने में योगदान देती है। इसके अलावा हमने लोगों की मनोवृत्ति यानी शिक्षा और वैज्ञानिकता की तरफ लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया, उसके माध्यम से हमने नीतियां बनाई। इसके अलावा लोगों के जीवन चरित्र को बदलने के लिए हमने विभिन्न डायमेंशन खोले, चाहे स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, ठीक है, आर्ट्स हो, विभिन्न प्रकार के। तो इस प्रकार से जीवन चरित्र को भी हमने बदला ताकि उसका जो व्यक्तित्व, उसके जो व्यक्तित्व का निर्माण है वह पूर्णता प्राप्त कर सके। तब ऐसी स्थिति में राज्य की भूमिका हर एक क्षेत्र में बढ़ने लगी। जब यह भूमिका बढ़ गई तो दुनिया भर में यह विश्वास सुनिश्चित हो गया, या सभी देशों ने लगभग ये स्वीकार कर लिया कि लोकतंत्र का पर्याय क्यों ना हम शासन व्यवस्था को लोकतंत्र का पर्याय मान लें, लोकतंत्र का पर्याय मान लें। तो दुनिया भर ने शासन, अपने अपने देश की शासन व्यवस्था को लोकतंत्र का पर्याय मान लिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है जो, वह कैसी होगी, मॉडर्न, उसका मॉडल कैसा होगा? तो सभी देशों ने एक साथ इस मॉडल को स्वीकार नहीं किया। विभिन्न देशों ने अपने अपने सामाजिक प्रकृति के लिहाज से लोकतंत्र के पर्याय समझे और ऐसी शासन व्यवस्थाओं की स्थापना की। लेकिन मैंने आपको बताया ही लोकतांत्रिक इतिहास के क्रम में जब हम पढ़ रहे थे कि इसकी नींव तो बहुत प्राचीन समय में पड़ चुकी थी, चाहे भारत में हो या किन्हीं अन्य सभ्यताओं में रही हो। पश्चिमी समाज में अरस्तु और प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो से लेकर पेरिक्लिस, जिसको लोकतंत्र का पिता कहा जाता है, वहां से चीजें स्टार्ट हो गई थी। भारत में भी अपने ही प्रकार का या भारतीय प्रकार का लोकतंत्र प्राचीन काल से विकसित हुआ और अभी भी निरंतर जारी है। ठीक है, हमने कुछ मूलभूत चीजों को अडॉप्ट किया अन्य देशों से, पश्चिमी देशों से भी, और कुछ
भारतीय चीजों को भी हमने अपनाए रखा और हमारा जो लोकतंत्र है वह एक विशिष्ट प्रकार का है। अभी हम पढ़ेंगे कि यह दुनिया भर में एक अनोखा लोकतंत्र है। यहाँ का जो समाज है जिस लोकतंत्र को मानता है, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है जिस लोकतंत्र को मानती है, वह एक अनोखे प्रकार की है। ठीक है, तो आगे अभी हम इसको समझेंगे। तो मोटा मोटी हिसाब ये है कि प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे तो हमारे सामने ये सवाल आया था कि आखिर कौन कौन से स्वरूप या कौन कौन से रूप दुनिया भर में लोकतंत्र के देखे जाते हैं। क्या कोई लोकतंत्र का आदर्श रूप भी है? तो दुनिया भर में लोकतंत्र का किसी भी प्रकार का कोई आदर्श रूप नहीं है। ना कोई कह सकता कि मैं पूर्णतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक हूं और मेरे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है, और ना ही कोई कह सकता कि मेरे यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के जितने भी स्वरूप हैं आदर्श रूप में कहीं भी वह स्थापित नहीं है, और आदर्श लोकतंत्र जो होता है वह भी दुनिया में कहीं स्थापित नहीं है। बस लोकतंत्र के अपने अपने स्वरूप हर देशों ने अपनाए हुए हैं और उन्हीं की चर्चा करना है कि आखिर दुनिया भर में ऐसे कौन कौन से रूप हैं जिनको विभिन्न देशों में अपनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं कुछ एक जो टर्मिनोलॉजी है इनसे जुड़े हुए, कभी कभार परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं कि ऐसे लोकतंत्र का संबंध किस विद्वान से है, विचारक से है, या किस समाज से है, किस देश से है। तो इसके बारे में यहाँ से सवाल आपसे बनने की संभावना होती है। तो हम उसी की चर्चा करेंगे कि आखिर लोकतंत्र के स्वरूप कौन कौन से हैं। लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से, विभिन्न रूपों में लोकतंत्र देखा जाता है, वे कौन कौन से रूप हमारे सामने आते हैं। तो आइए देखते हैं। लोकतंत्र के रूपों में पहला यदि हम समझने का प्रयास करें तो एक होता है कमजोर लोकतंत्र। कमजोर लोकतंत्र, कमजोर लोकतंत्र जिसको आप कहेंगे वीक डेमोक्रेसी। वीक डेमोक्रेसी। कमजोर लोकतंत्र क्या होता है, इस शब्द को किसने गढ़ा था? तो सवाल उठता है कि कमजोर लोकतंत्र, कमजोर जो लोकतंत्र है, इस स्वरूप को का जो प्रतिपादन किया था वह है बेंजामिन बार्बर ने किया था। बेंजामिन बार्बर ने किया था। इसमें उन्होंने कहा कि कुछ उदार लोकतांत्रिक देश हैं, कुछ उदार लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर विभिन्न दलों का शासन होता है। जनता की सिर्फ इतनी भूमिका होती है कि कई दलों में से किसी एक दल को अपने ऊपर शासन करने के लिए समय समय पर चुनती है। लोकतंत्र में डिसीजन मेकिंग में और पॉलिसी मेकिंग में लोगों की भागीदारी नहीं होती। ऐसे लोकतंत्र में डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में लोगों की भागीदारी नहीं होती। तो इसमें कहा जाता है कि उदार लोकतांत्रिक देशों में कई दलों में से किसी एक दल को समय समय पर शासन हेतु चुन लिया जाता है। चुन लिया जाता है। जनता की भागीदारी नीति निर्माण,
एवं निर्णय निर्माण में नगण्य होती है। ध्यान रखिएगा, उदार लोकतांत्रिक देश जिसमें लोग क्या करते हैं, वहां के लोग इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसा ही शासन होना है। ठीक है, तो ज्यादा उदार जो लोकतांत्रिक देश होते हैं जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बाकी चीजों को बहुत अच्छे से क्या स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसे देशों में एक तरीके से उदासीनता आ जाती है। भागीदारी और डिसीजन मेकिंग में लोगों की ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति हो, उसके प्रति जब उदासीनता आ जाती है तब ऐसे देशों में कमजोर लोकतंत्र, वीक डेमोक्रेसी देखी जाती है। ऐसा बेंजामिन बार्बर का मानना है। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो एक था कमजोर लोकतंत्र। इसके अलावा लोकतंत्र का एक और स्वरूप आपको सॉरी देखने को मिलेगा जिसको आप कहेंगे निर्देशित लोकतंत्र। निर्देशित लोकतंत्र या इसी को आप कहेंगे गाइडेड डेमोक्रेसी। इसी को आप कहेंगे गाइडेड डेमोक्रेसी। तो इसका जो प्रतिपादन है वह है इंडोनेशिया के जो शासन अध्यक्ष रहे हैं सुकर्णो, प्रतिपादक इंडोनेशिया के सुकर्णो ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। सुकर्णो ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। यहां पर जो महत्व होता है वह किस चीज का होता है, तो यहां पर महत्व हितों का नहीं होता है कि लोगों के हितों का महत्व होता है। निर्देशित लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है कि जो सरकार होती है, जो शासन संचालन के लिए उत्तरदायी होती है, अंतिम डिसीजन तो वही लेती है, लेकिन वह मशवरा करती है उन कुछ समूहों से जो ज्यादा प्रभावित करते हैं शासन प्रणाली को और समाज को, जो समाज के नियंत्रण में उपयोगी होते हैं। मान लीजिए कृषक समूह हो गया, श्रमिक समूह हो गया, ठीक है, महिलाओं का समूह हो गया। तो ऐसे समूहों का परामर्श जरूरी होता है डिसीजन मेकिंग से पहले, पॉलिसी मेकिंग से पहले। तो नीति निर्माण और निर्णय निर्माण से पूर्व ऐसे हितकारी समूहों के परामर्श से ही नीति निर्माण और निर्णय निर्माण किया जाए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो उस परामर्श को माने ही सरकार। ठीक है, तो इसको आप समझ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहां पर पूर्णतः लोकतंत्र नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का सिर्फ इतना स्वरूप है कि जिनके लिए नीति निर्माण, डिसीजन मेकिंग हो रही है, उनका परामर्श हो रहा है। कहने का मतलब कि यहां लोकतंत्र भी है और तानाशाही भी है, क्योंकि अंतिम डिसीजन तो शासन पर बैठे हुए व्यक्ति को ही करना है। तो दोनों का मिक्स्ड रूप है, यहां पर मिश्रित रूप है। तो इसी कॉन्सेप्ट को दिया था सुकर्णो ने। जैसे ही गुलामी के बाद इंडोनेशिया आजाद हुआ, तब वहां के शासक बने, नेहरू के समकालीन थे सुकर्णो, और उन्होंने नेम के जो है विकास में और उसके प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी, एक महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। तो सुकर्णो ने क्या किया था, निर्देशित लोकतंत्र या गाइडेड डेमोक्रेसी का जो है प्रस्ताव रखा था, और इसको उन्होंने अपनी शासन प्रणाली में भी रखा था। इसको डायरेक्टिव, इसको आप कह सकते हैं डायरेक्टिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसको आप डायरेक्टिव डेमोक्रेसी भी कहेंगे, डायरेक्टिव डेमोक्रेसी भी इसको कहेंगे। ठीक, एक और टर्मिनोलॉजी है, वह है प्रबंध की
लोकतंत्र। देखिए ये शब्दावलियां महत्वपूर्ण हैं, इनका कॉन्सेप्ट भले ही वैसे ही इनके शब्द से स्पष्ट हो जाता है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी किसने दी, इससे किसका संबंध है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको आप कहेंगे मैनेजिटेरियल डेमोक्रेसी, ठीक है। और इसका जो कंसेप्ट था, प्रतिपादन था, वह किया था जेम्स बर्नहेम, और इन्होंने यहां पर मैनेजिटेरियल डेमोक्रेसी, ठीक। तो जेम्स बर्नहेम ने एक टर्मिनोलॉजी गढ़ी थी, इनका बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट था कि मैनेजिटेरियल रेवोल्यूशन क्रांति की बात इन्होंने करी थी। तो इन्होंने कहा था कि शासन तंत्र, जब किसी देश का शासन तंत्र में जो डिसीजन मेकिंग वाले लोग होते हैं, एक छोटा समुदाय होता है जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है, और एक अन्य समुदाय होता है जो उस डिसीजन मेकिंग में सहयोग करता है। तो कहने का मतलब है कि पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में सहयोग करने वाला, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत में नेतानगिरी और ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाही, एक होते हैं डिसीजन लेने वाले और दूसरे होते हैं लागू करने वाले, ठीक है। तो ये पूरे शासन व्यवस्था के प्रबंधक होते हैं, यही शासन व्यवस्था के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहां पर जब क्रांति आए, और यह क्रांति कैसे ही हो, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, यानी यदि लोगों के बीच कुछ घटित हो रहा है, ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव यदि इस मैनेजिटेरियल काउंसिल में या इस मैनेजिटेरियल ग्रुप में या समुदाय में आता है, तब ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में विद्रोह या हिंसा या खून खराबा नहीं होता है। तो समय समय पर इस लोकतंत्र में आवश्यक है कि ये जो प्रबंधक लोग हैं, इन प्रबंधक लोगों के बीच क्रांतियां आती रहें, और ये जो है आमूलचूल परिवर्तन करते रहें, ताकि उन लोगों का, उस देश के लोगों के अधिकतम हितों का संरक्षण होता रहे। तो उन्होंने एक खास स्ट्रक्चर दिया था कि जहां पर भी क्रांति आती है, ऐसे देशों में जहां पर भी क्रांति आती है, वो ये शीर्ष वर्गीय लोगों में आती है, और यही क्या कर लेते हैं, परिवर्तन के माध्यम से नई सत्ता के नए स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं, नई व्यवस्थाओं को इजाद कर लेते हैं। यहाँ पर लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी यहाँ पर नहीं देखी जाती है, सिर्फ प्रबंधकीय लोगों तक ही शासन व्यवस्था सीमित होती है, वही इसको अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित करते हैं। जब जरूरत होती है तो जो सहायक मैनेजर हैं, वो ऊपर के जो नियंत्रक मैनेजर हैं, उन पर क्या करते हैं, क्रांति के लिए जो है आगे बढ़ते हैं, और जब जरूरत होती है तो ऊपर के मैनेजर इनको दबाने का भी प्रयास करते हैं। तो संघर्ष जो है वह उच्च स्तरीय प्रबंधन में चलता रहता है, यही क्रांति आती रहती है, और यहीं से सत्ता का परिवर्तन या सत्ता के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। तो एक है प्रबंधकीय और एक है आपका निर्देशित लोकतंत्र, ये कुछ प्रकार हैं। और यदि हम बात करें तो इसमें आप पाएंगे कि लोकतंत्र के कुछ और प्रकार हैं, जैसे कि रेडिकल, या फिर आप कहेंगे रेडिकल को क्या कहेंगे आप, रेडिकल डेमोक्रेसी को क्या कहेंगे आप, आमूल परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तनवादी,
या इसी को आप कहेंगे रेडिकल डेमोक्रेसी, इसी को आप कहेंगे रेडिकल डेमोक्रेसी। इसके दो प्रतिपादक थे, महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। एक तो बेल्जियम की महिला रही है चैंडॉल माउफे, ये इसकी विचारक रही हैं, प्रतिपादक रही हैं। इन्होंने एक एग्नोस्टिक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट भी दिया था। डेमोक्रेसी जिसको आप कहेंगे प्रभावशाली लोकतंत्र, प्रभावशाली लोकतंत्र। इनका जो कंसेप्ट था वह लोगों की सहभागिता से ही लोकतंत्र की बात नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि सहभागिता से जमीनी स्तर पर काम हो तभी वह लोकतंत्र है। सिर्फ जो पार्टिसिपेटिव जो कॉन्सेप्ट है वही लोकतंत्र का पर्याय नहीं हो सकता है। उस पार्टिसिपेशन का जमीनी स्तर पर काम भी हो। मान लीजिए कि आपने प्रतिनिधित्व सबको दे दिया, लेकिन डिसीजन कुछ एक लोगों की इच्छा के अनुसार हो रहे हैं, काम कुछ एक लोगों की इच्छा के अनुसार हो रहे हैं, तो ऐसे पार्टिसिपेशन का क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि प्रभावशाली लोकतंत्र होना चाहिए। उन्होंने पार्टिसिपेशन और पूरे विश्व को इन्होंने आलोचना भी की थी, किसकी, वैश्विक लोकतंत्र की। उन्होंने आलोचना भी की थी वैश्विक लोकतंत्र की और कहा था वैश्विक लोकतंत्र का कहा था कि प्रभावशाली लोकतंत्र होना चाहिए। एक और इसके विचारक रहे हैं अर्नेस्टो अर्नेस्टो लेक्लाउ, ये रहे हैं। इन्होंने भी रेडिकल जो डेमोक्रेसी है इसका समर्थन किया था। तो ये दो महत्वपूर्ण समर्थक रहे हैं, दो इसके समर्थक रहे हैं। इसका कंसेप्ट क्या है कि इसका जो कंसेप्ट है आमूल परिवर्तनवादी को लोकतंत्र की जड़ कहा जाता है, रूट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसके विचारक इसको रूट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका जो संबंध है आमूल परिवर्तनवादी लोकतंत्र का, इसका संबंध है मार्क्सवादी विचारधारा से और इसका संबंध है उत्तर संरचनावादी विचार से। तो ये जो दो विचारधाराएं हैं, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज है, उसमें हमने पढ़ा था इन दो विचारधाराओं से संबंध है। लेकिन इस डेमोक्रेसी का जो मूल स्वरूप है वह क्या कहता है। मूल स्वरूप इसमें कहता है कि स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता से समझौता नहीं होगा, किसी भी प्रकार का पूर्ण स्वतंत्रता मिले। इसके अलावा पूर्ण समानता हो, समानता होनी चाहिए। इस लोकतंत्र में पूर्ण समानता होनी चाहिए। और इसके अलावा शोषण, दमन और अधीनता, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी के प्रति संघर्ष होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है किसका शोषण, दमन, अधीनता के प्रति संघर्षरत होता है ऐसे लोकतंत्र में जो समाज होता है। और यहां पर पूर्ण समानता होती है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, स्वतंत्रता के से कोई समझौता नहीं होता, किसी भी प्रकार का समझौता
नहीं होता है। पूर्ण स्वतंत्रता और समानता यहां विद्यमान होती है। ठीक है, तो ऐसे लोकतंत्र में लोगों का जो, और यहां पर समर्थन किसको दिया जाता है, यहां पर विभिन्नताओं, विभिन्न विचारों, विभिन्नताओं, असहमति एवं विरोधों का समर्थन होता है। मतलब उनका दमन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, किसी सुधार की मांग करते हैं, तो हमारे देश में क्या हो जाता है, उनको दमन कर दिया जाता है। जब कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपने अधिकारों की मांग करता है, तब ऐसी स्थिति में उसके अधिकारों के, उसके आंदोलन को या उसके जो विरोध को का दमन कर दिया जाता है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में कहते हैं कि यहाँ पर ये जो रेडिकल डेमोक्रेसी है, यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं होती। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए जाता है, कोई समुदाय जाता है, तो शासन उसका समर्थन करती है और बैठकर तुरंत बात करेगी, दमन नहीं करेगी। तो यहाँ पर दमन, शोषण और जो अधीनता है, इसका कंसेप्ट नहीं होता। पूर्ण समानता होती है, पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वह लोकतंत्र की वास्तविक जड़ है, जो इसी को माना जाता है। इसी को लोग लोकतंत्र की वास्तविक जड़ मानते हैं। लोग नहीं, मतलब इस विचारधारा के लोग। ठीक है, तो ये विचारधारा मार्क्सवादी विचार से प्रभावित है, उत्तर संरचनावादी विचार से प्रभावित है। इसके दो महत्वपूर्ण विचारक मैंने आपको बताए। चॉन्टाले माउफे रही हैं, जो वे बेल्जियम की सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, और उन्होंने एक नए प्रकार का या प्रभावशाली लोकतंत्र का कंसेप्ट उन्होंने दिया था। और प्रभावशाली लोकतंत्र का कंसेप्ट इसी आमूल परिवर्तनवादी लोकतंत्र के कंसेप्ट से उन्होंने इसको जोड़ा था, और उन्होंने आलोचना की थी वैश्विक लोकतंत्र की। ठीक है, तो या फिर अंतर्देशी जो लोकतंत्र थी उसकी भी उन्होंने आलोचना की थी। सर्वदेशी, सॉरी अंतर्देशी नहीं, सर्वदेशी लोकतंत्र थी, जो मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन या सर्वदेशी जो लोकतंत्र है या वैश्विक लोकतंत्र है, उसकी उन्होंने आलोचना करी थी। उन्होंने कहा था कि प्रभाव लोकतंत्र का दिखना जरूरी है, प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रतिनिधित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लोगों का कल्याण महत्वपूर्ण है, कल्याण के लिए आश्वासन महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरीके से ये था हमारे पास रेडिकल डेमोक्रेसी। अब हम बात करेंगे एक नए प्रकार की डेमोक्रेसी का, जो है सर्वदेशी या मेट्रोपॉलिटन डेमोक्रेसी। सर्वदेशी लोकतंत्र, सर्वदेशी लोकतंत्र, या इसी को आप कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, ये क्या होता है इसका कंसेप्ट? तो इसका कंसेप्ट दिया था, प्रतिपादक कौन रहे हैं इसके? डेविड हेल्ड रहे। डेविड हेल्ड रहे हैं, डेविड हेल्ड रहे हैं। इनकी एक बुक बहुत ही पॉपुलर है, इनकी एक बुक रही है जिसका नाम है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। 1987 में इन्होंने लिखी। इसी को सर्वदेशी लोकतंत्र को अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसको वैश्विक लोकतंत्र भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक लोकतंत्र भी इसमें कहा जाता है। इसका जो मूल कंसेप्ट है वह क्या है?
इसका जो मूल कंसेप्ट है, तो इसमें जो विचार है, इसका जो मूल विचार है वह कहता है कि अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। राज्य की सीमाएं समाप्त होनी चाहिए। राष्ट्र राज्य की सीमाएं समाप्त होनी चाहिए। वैश्विक नागरिकता होनी चाहिए। नागरिकता कैसी होनी चाहिए? वैश्विक नागरिकता। तो आपको याद होगा या फिर आपने पढ़ा होगा इतिहास में शायद कि विवेकानंद, इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जिस लोकतंत्र की बात करते, जिस विश्व की बात करते थे, ठीक, एकीकृत विश्व की बात करते थे, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। डेविड हेल्ड के सर्वदेशी लोकतंत्र या कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण संसाधनों के साझा उपयोग, सभी की नागरिकता, ठीक है, वैश्विक नागरिकता जिसमें किसी भी देश और राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे पूरी मानवीयता को कॉन्सेप्ट बनाकर इन्होंने इस लोकतंत्र को गढ़ा था। वर्तमान में जो आप ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वर्तमान में जो भारतीय संस्कृति के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वो सब इसी शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आज भी इस अंतरराष्ट्रीय या कॉस्मोपॉलिटन जो डेमोक्रेसी है उसको आधार बनाकर कई देश क्या करते हैं, इसके लिए वकालत करते हैं। कई जो विचारक हैं वो भी इसके लिए लगातार वकालतें करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बात की गई है कि जो कानून है, अब कानूनों का निर्माण सिर्फ देश या समाज के हितों के अनुरूप नहीं होना चाहिए, बल्कि वैश्विक हितों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे वैश्विक हित सुनिश्चित हो। इससे होगा क्या? आप कहेंगे कि ये क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है? इससे होगा ये कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं, वर्तमान में जो पलायन की समस्या है, ठीक है, शरणार्थियों की जो समस्या है, ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग समुदायों के प्रति हिंसा है, नृजाति हिंसा, भाषाई आधार पर हिंसा, क्षेत्रीय आधार पर हिंसा, इसके अलावा जलवायु जो प्रदूषण की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है और जैव विविधता की जो समस्या है, इन सब को एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। इसको और भी हम और अधिक विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो ये भी एक लोकतंत्र का प्रकार है, स्वरूप है। एक है अनुदार लोकतंत्र या इलिबरल डेमोक्रेसी। अनुदार लोकतंत्र क्या होता है? अनुदार लोकतंत्र, जिसको आप कहेंगे लिबरल डेमोक्रेसी, ये क्या होता है? अनुदार लोकतंत्र या इलिबरल डेमोक्रेसी क्या होता है? तो इसका जो कंसेप्ट है वह दिया था एक वर्तमान में विचारक हैं, प्रतिपादक जो इसके रहे हैं, वो है फरीद जकारिया। फरीद जकारिया, इन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। और इस लोकतंत्र के जो उदाहरण हैं वो उसको आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान, फिलीपींस, पेरू। इसमें होता क्या है, इसका जो विचार है वह क्या है? इसका जो मूल विचार है वह कहता है कि जब किसी देश में राष्ट्रपति, जहां पर अध्यक्षीय प्रणाली है और राष्ट्रपति इस अध्यक्षीय प्रणाली का नेतृत्व करता है,
इस अध्यक्षीय प्रणाली का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति। जब यह राष्ट्रपति क्या करने लगता है? लोगों के अधिकारों का दमन करने लगता है, अधिकारों का दमन करने लगता है। इसके अलावा चुनी हुई सरकारें जो भी स्थानीय स्तर पर चुनी हुई सरकारें हैं वह नागरिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों की समाप्ति पर आमादा होती हैं। यानी वही जो जिनको आपने चुनकर भेजा है वही आपके दमन, आपकी किसी भी प्रकार की मांग को खत्म करने के लिए जब आमादा हो जाती हैं, तब ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता है? इलिबरल या अनुदार लोकतंत्र होता है। तो ऐसे देशों के भी एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है। वहीं की सरकारें जो सत्ता में आती हैं वो क्या करती हैं? लोगों का दमन करती हैं, उनकी आवाज़ों को दबा देती हैं। फिलीपींस में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और पेरू में भी ऐसी हुई हैं। तो फरीद जकारिया आधुनिक अवधारणा है, फरीद जकारिया ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये है एक अनुदार लोकतंत्र। इसके अलावा एक और है लोकतंत्र का स्वरूप, वह है समुदायवादी लोकतंत्र। समुदायवादी लोकतंत्र, समुदायवादी लोकतंत्र, इसको आप कहेंगे कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी। समुदायवादी लोकतंत्र, इसके जो विचारक हैं वह कौन कौन से हैं? तो इसके विचारकों में आप पाएंगे कि बेंजामिन प्रतिपादक हैं, जो इसके जितने समुदायवादी विचारक हैं वह इसके प्रतिपादक हैं, जैसे कि बेंजामिन बार्बर हो गए, बेंजामिन बार्बर, माइकल वाल्जर, इसके अलावा सैंडलर, टेलर आदि इसके क्या हैं? विचारक हैं, इसके प्रतिपादक हैं समुदायवादी लोकतंत्र के। इसमें क्या होता है? इसका जो मूल विचार है वह क्या है? इसके मूल विचार में है कि व्यक्तिगत हितों की बजाय सामुदायिक हित, सामुदायिक हित महत्व रखते हैं। व्यक्तिगत हित की बजाय कौन से हित महत्व रखते हैं? सामुदायिक हित महत्व रखते हैं। और बहुमत की बजाय यहाँ पर बहुमत की बजाय आम सहमति, आम सहमति महत्व रखती है। यानी कोई भी डिसीजन इसलिए नहीं होगा कि 50% से अधिक लोगों ने समर्थन कर दिया, नहीं उसको बहुमत मिल गया तो वह डिसीजन हो गया, नहीं। आम सहमति जब तक नहीं बनेगी तब तक डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए। तो यह है समुदायवादी लोकतंत्र। जिन देशों में है वहाँ पर सामुदायिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सभी समुदायों के भागीदारी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वह है सामुदायिक भागीदारी सक्रियता देखी जाती है। यहाँ समुदाय उदासीन नहीं होते हैं,
क्योंकि उन समुदाय एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो सामुदायिक भागीदारी की सक्रियता यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें कि ये कौन कौन से देश हैं, तो उत्तरी यूरोप के, देखिए कोई भी लोकतंत्र का स्वरूप किसी एक देश में आदर्श रूप से फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो उत्तरी यूरोप के कुछ देश हैं जिनको आप जानते हैं, नार्डिक देश। नार्डिक देश, उत्तरी यूरोप के देशों को क्या कहा जाता है, नार्डिक देश। इसमें आपने पढ़ा होगा स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। इसमें सामुदायिकता को महत्व दिया जाता है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इन देशों में सामुदायिकता को खास महत्व दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ की सामुदायिक सक्रियता भी लोकतंत्र में पर्याप्त होती है, निष्क्रिय नहीं होते। जैसे हमारे देश में देखो, राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, राजनेता बड़ी खेत की मूली है या खेत की बड़ी मूली है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। तो ये है एक स्वरूप समुदायवादी लोकतंत्र का। सॉरी। अब एक और स्वरूप देखा जाता है जिसको आप कहेंगे सहवर्तनी लोकतंत्र, जिसको आप क्या कहेंगे, सहवर्तनी लोकतंत्र। लेकिन सहवर्तनी लोकतंत्र जो होता है, सहवर्तनी लोकतंत्र, इसको आप कहेंगे कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी। कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी, इसके जो प्रतिपादक रहे हैं वे कौन रहे हैं, ऑरेंज लेजफर्ट। ऑरेंज लेजफर्ट जो है इसके प्रतिपादक रहे हैं सहवर्तनी लोकतंत्र के। ठीक, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने इजाद किया। इनका मानना है कि कुछ देशों में ऐसे समाज हैं जहां पर व्यापक विविधता है। ये विविधता कैसी है समाजों में, मूल विचार है जो इसका वह ये है कि व्यापक विविधता वाले समाज, व्यापक विविधता वाले। अब ये विविधता कैसी होगी, तो ये विविधता होगी धर्म के आधार पर, जिसको आप समुदाय भी कह सकते हैं। ठीक, भाषा के आधार पर, नृजातीयता के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म, भाषा, नृजातीयता, इसके अलावा धर्म, भाषा, नृजातीयता या जिसको आप नस्ल भी कहेंगे, इसके आधार पर संस्कृति इनके आधार पर जिन समाजों में व्यापक विविधता होती है वो समाज क्या होते हैं, वो समाज होते हैं, वे समाज कैसे होते हैं, तो जहां पर इनकी व्यापक विविधता होती है, व्यापक विविधता इसमें पाई जाती है, उन समाजों में वो समाज जो है संघर्षरत होते हैं, संघर्षरत समाज होते हैं। और इन संघर्षरत समाजों में जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं आपस में, खंडित राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर। इन समाजों में क्या होता है, खंडित राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये समाज चूंकि व्यापक विविधता है,
तब ऐसी स्थिति में संघर्षरत समाज होते हैं, आपस में अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं। तब यहाँ पर खंडित राजनीतिक कल्चर का विकास होता है, फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल जो कल्चर है उसका निर्माण होता है। और फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर में लोकतंत्र के वो मायने जो पश्चिम दे रहा है, या लोकतंत्र के वो मायने कि हम प्रतिनिधित्व दे दें, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। समानता स्वतंत्रता को आंख बंद करके लागू करने से काम नहीं चलेगा। एक विशिष्ट मॉडल होना चाहिए जिसके तहत ही क्या हो सकता है, लोकतंत्र यहां पर पनप सकता है। तो लोकतंत्र के पनपने के लिए इन्होंने इस संघर्षरत समाजों के लिए बताया कि यहां पर आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। यहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा लोकतंत्र में, ठीक है, यहां की शासन प्रणाली में। और शक्ति का साझाकरण होगा। शक्ति का साझाकरण कैसे? कार्यपालिका में यदि आप कार्यपालिका का गठन कर रहे हैं, नई मंत्रिपरिषद का गठन कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में सभी समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। शक्ति का साझाकरण, सभी जो भी ये समाज है, भाषाई आधार पर तो भाषाई प्रतिनिधित्व होना चाहिए, धार्मिक आधार पर तो धार्मिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, निर्जाति यदि वहाँ नस्ली आधार पर विविधता है तो उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, डिफरेंट कल्चर है वहाँ पर, संस्कृतियाँ अलग अलग हैं तो उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्षेत्रीय आधार पर भी अगर विविधता है तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। तो आपने देखा होगा जब भारत में भी इसी के लिए लेजफर्ट ने वकालत की है कि भारत का जो लोकतंत्र है वह सहवर्तनी लोकतंत्र है। इन्होंने लेजफर्ट ने इसके लिए बताया है, और इसके लिए उसने बताया कि यह ऐसा सहवर्तनी लोकतंत्र में भी ऐसा विचित्र ड्रामेटिकल जो है लोकतंत्र है जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है। तो उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा, और उन्होंने ये तक बताया है कि भाषाई विविधता ने यहाँ के लोकतंत्र को क्या किया है, मजबूत किया है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ राज्यों का छोटा होना, छोटे छोटे राज्यों का जो है गठन होना, यहाँ के लोकतंत्र की शक्ति को, यहाँ की संघीय शक्ति को या लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत करता है, ना कि उसको क्या करता है, कमजोर करता है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ एवेल्युएशन दिए हैं। तो यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी ये लोकतंत्र सक्रिय हो सकता है या चल सकता है। और यहाँ पर शक्ति का साझाकरण होना चाहिए, शक्ति का केंद्रीकरण नहीं बल्कि साझाकरण होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लोकतंत्र, इन्होंने 4 थ्योरी दी थी। लेजफर्ट ने सहवर्तनी लोकतंत्र के लिए 4 थ्योरी दी थी, यानी ये 4 मौलिक तत्व बताए थे जो इन लोकतंत्रों में देखे जाते हैं, यहाँ की शासन व्यवस्था में देखे जाते हैं। वे कौन कौन से थे, तो आइए एक नजर डालते हैं। इसको उन्होंने बताया था फोर पावर शेयरिंग, थ्योरीज, 4 पावर शेयरिंग थ्योरीज उन्होंने बताई थी। पहला उन्होंने बताया था कि अल्पसंख्यक स्वायत्तता, अल्पसंख्यक निषेधाधिकार, ऐसे समाजों में जब पावर शेयरिंग होगी तो अल्पसंख्यकों का निषेधाधिकार यहाँ पर वीटो महत्वपूर्ण होगा। दूसरा उन्होंने बताया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यहाँ के शक्ति के साझाकरण में क्या होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पाया जाएगा। यानी सभी क्षेत्र, यदि क्षेत्रीय विविधता है, भाषाई विविधता है, जिस भी आधार पर विविधता है, या फिर ये सारी विविधताएं एक साथ हैं, तब ऐसी जब शक्ति का साझाकरण होगा तो वहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है वह होगा शक्ति के साझाकरण में। इसके अलावा श्रेष्ठ गठबंधन यहां पर होगा, ग्रांड कोलिजन होगा,
श्रेष्ठ गठबंधन होगा, श्रेष्ठ गठबंधन यहां पाया जाएगा। और चौथा उन्होंने चौथी थ्योरी बताई कि क्या होगा, सांस्कृतिक स्वायत्ता होगी, सांस्कृतिक स्वायत्ता वहां पर पाई जाएगी। कल्चरल ऑटोनॉमी वहां पर होगी। तो जो माइनॉरिटी है उसके पास वीटो होगा जब शक्ति का साझाकरण करेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, सभी हितधारी समूह जो होंगे उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। श्रेष्ठ गठबंधन होगा, ग्रांड कोलिशन यहां पर देखा जाएगा। और कल्चरल ऑटोनॉमी होगी, सांस्कृतिक स्वायत्ता यहां पर होगी। तो चार थ्योरी उन्होंने बताई कि यदि किसी समाज में इतनी विविधता है और वहां लोकतंत्र बनाना है तो ऐसे लोकतंत्र को सहवर्तनी लोकतंत्र कहा जाएगा। और इस सहवर्तनी लोकतंत्र की प्रकृति में जो शक्ति साझाकरण का कंसेप्ट है, जिससे शासन का संचालन होना है, उनमें चार पावर शेयरिंग थ्योरीज इन्होंने बताई है। ठीक है। और भारत के बारे में भी इन्होंने टिप्पणी की कि भारत भी एक सहवर्तनी लोकतंत्र का उदाहरण है। यहां पर सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि बेल्जियम, लेबनान और तंजानिया जैसे देश इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। कौन कौन से? बेल्जियम, लेबनान, तंजानिया। यहां पर इन्होंने इसके सहवर्तनी लोकतंत्र की के तत्वों को एवेल्युएट करते हुए बताया कि इन देशों में ये चीजें पाई जाती। भारत सहवर्तनी लोकतंत्र में भी ड्रामेटिकल नेचर रखता है भारतीय लोकतंत्र। तो उसको हम जब भारतीय लोकतंत्र पढ़ेंगे तब उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि आखिर इसकी प्रकृति क्या है। यहां पर इन देशों में हितपूर्ति की बजाय स्वतंत्र पहचान महत्व रखती है। स्वतंत्र पहचान का महत्व होता है, मतलब वे भूखे रह लेंगे लेकिन उनकी पहचान पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। तो हित पूर्ति की बजाय पहचान महत्व, ये पहचान के प्रति ज्यादा सशंकित होती है क्योंकि इतनी विविधता है, उनकी पहचान तो खो ही जाएगी। ठीक है। तब ऐसी स्थिति में यहाँ की जो राजनीति होती है वह पहचान की राजनीति होती है, आइडेंटिटी की राजनीति होती है। यहाँ पर हितों की पूर्ति की राजनीति मुख्य धारा में नहीं होती है। हितों की पूर्ति के लिए भी काम होता है लेकिन मुख्य धारा की जो राजनीति होती है उसमें पहचान, राजनीतिक पहचान की जो है बात की जाती है। ठीक है। तो इन्होंने ये बात बताई थी कि आखिर सहवर्तनी लोकतंत्र क्या है और इसके लिए उन्होंने भारतीय लोकतंत्र पर भी टिप्पणी की। मैंने दो बिंदु आपसे बताए हैं, एक लेख भी उन्होंने बताया था। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि भारत में भाषाई जो विविधता है उसने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है, पहला उन्होंने निष्कर्ष दिया था। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष दिया था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन या छोटे छोटे राज्यों का निर्माण लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता है, बल्कि उल्टा ये एक ड्रामेटिकल ढंग से उल्टा प्रतीत हुआ है कि जितने छोटे छोटे राज्य बनाए गए हैं भारत का लोकतंत्र उतना मजबूत हुआ है। तो यह है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यह दुनिया भर में अपने आप में एक अनोखा लोकतंत्र है। कई लोगों ने तो भारतीय लोकतंत्र को 1960 के दशक तक समाप्त होने की बात कही थी, कई लोगों ने ये सारी चीज़ें कही थी, लेकिन लिचफर्ड जो है, ऑरेंज लिचफर्ड जो है, वह ऐसे विविधतापूर्ण समाजों में भी लोकतंत्र के विशिष्ट रूप, सहवर्तनी रूप लोकतंत्र की बात करते हैं। तो यह है एक सहवर्तनी लोकतंत्र। एक और है जिसको आप लोकप्रिय ढंग से जानते हैं, औद्योगिक लोकतंत्र। ठीक है। एक और लोकतंत्र का रूप है जिसको आप कहेंगे औद्योगिक लोकतंत्र। औद्योगिक लोकतंत्र, इसको आप इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कहेंगे।
इसको आप इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कहेंगे। इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन सिडनी वेब एवं ब्रिटिश वेब ने इसका जो मुख्य विचार है वह श्रेणी समाजवाद से आता है। श्रेणी समाजवाद से आ जाता है, जिसको आप गिल्ड सोशलिज्म के नाम से जानते हैं। और GDH कॉल जो रहे हैं ब्रिटिश विचारक, वो श्रेणी समाजवाद के मुख्य प्रवक्ता रहे। श्रेणी समाजवाद के मुख्य प्रवक्ता। इसमें मान्यता क्या है? तो इसमें मान्यता है कि श्रेणी समाजवाद में शासन संचालन में प्रतिनिधि विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों, देखिए जो देश अति औद्योगिकरण से गुजर रहा होता है या गुजर चुका होता है, वहां पर अति औद्योगिकरण हो रहा होता है, ऐसी स्थिति में व्यवसाय एवं कारोबार वहां की पहचान बन जाता है। और व्यवसाय एवं कारोबार में कुछ लोग व्यवसायों की विभिन्न श्रेणियां तैयार करते हैं, ठीक है, जैसे शिल्पकार हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करने। जैसे रेस्टोरेंट हैं, तो रेस्टोरेंट के जितने भी लोग हैं वो एक समूह बनाएंगे। आपने इंदौर में भी देखा होगा कि हॉस्टल संचालक हैं, उनका अपना एक हित समूह है, ठीक है। स्टूडेंट ग्रुप है, उनका अपना एक समूह है। टीचर्स ग्रुप हैं, कोचिंग्स जो हैं विभिन्न, उनका एक अपना ग्रुप है। IAS हैं जो, उनका एक अपना ग्रुप है। तो इस तरीके से वो समाज, चूंकि वहां पर सबसे ज्यादा कारोबार, व्यापार और औद्योगिकरण सबसे ज्यादा हो चुका है, तो जितने भी समूह होंगे लगभग इसी क्षेत्र में सक्रिय होंगे। कृषकों के समूह, श्रमिकों के समूह, कृषकों में भी अलग अलग खेतीहर, जो अलग अलग खेतीहर चीजें हैं उनसे जुड़े हुए समूह, गन्ना उत्पादक लोगों का समूह, सोयाबीन उत्पादक लोगों का समूह, इसके अलावा वाणिज्यिक फसलों का करने वाले किसानों का समूह, ठीक है। तो अलग अलग समूह होते हैं। अब ये समूह जब आपस में पावर शेयरिंग में शामिल होते हैं, शासन में पावर शेयरिंग में शामिल होते हैं, तब ऐसी स्थिति में उन्होंने GDH कॉल ने उसको श्रेणी समाजवाद कहा था कि ये समाजवाद क्या है? श्रेणी समाजवाद है। और यह समाजवाद को, जो इस विचार को जो ब्रिटिश वेब और सिडनी वेब ने रखा था, औद्योगिक लोकतंत्र जो है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को, इसको लोकतंत्र का एक विशिष्ट प्रकार बताया था। ये वो समाजवाद नहीं है जो मार्क्स की विचारधारा पर केंद्रित है, ये ब्रिटिश समाजवाद है। इस औद्योगिक समाजवाद को आप क्या कह सकते हैं? ब्रिटिश समाजवाद भी इसको, या ब्रिटिश लोकतंत्र भी इसको आप कह सकते हैं। ब्रिटिश लोकतंत्र भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसका जो विशिष्ट रूप है वह आपको ब्रिटेन के लोकतंत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बात यहाँ पर की जाती है कि जो विभिन्न स्वरूप थे लोकतंत्र के, हमने उसको डिस्कस किया।